हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज की हमारी वीडियो का विषय है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, या फिर आप कह सकते हैं ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण हैं। ये हमारे इन्हीं में आ जाते हैं। दोनों मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा यूजीसी नेट और टीजीटी और पीजीटी सभी की परीक्षाओं में पूछा जाता है और पीजीटी के सिलेबस में ये इस बार है भी। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ध्वनि परिवर्तन की दिशा है वो कौन सी है? सबसे पहली है हमारी आगम। अब पढ़ते हैं कि आगम होता क्या है। आगम है किसी शब्द में पहले से अविद्यमान किसी नई ध्वनि अर्थात स्वर, व्यंजन या अक्षर का आकर शब्द के आदि, मुख्य या अंत। आदि का मतलब हो गया, मान लीजिए ये ध्वनि है तो हमने इसके स्टार्टिंग में लगा दिया, मध्य हमने उसको बीच में लगा दिया, अंत हमने एंड में लगा दिया, तो ये है हमारा आदि, मध्य या अंत में जुड़ जाना आगम कहलाता है। मतलब क्या है, कोई नया जो है वो स्वर, व्यंजन, अक्षर आ गया है हमारे शब्द के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए जैसे कि हम देखें संस्कृत का स्त्री शब्द का प्राकृत रूप था इत्थि। यहाँ ई इस स्वर ध्वनि का आदि में आगम हुआ है। अब देखिए शब्द क्या था हमारा? इत्थि। यहाँ पर क्या हुआ? ई, जो ये हमारा स्वर ध्वनि का आदि था, जो स्टार्टिंग है उसमें इसका आगम हो गया, अतः यह आदि स्वरागम कहलाता है। इसी प्रकार देखिए स्त्री के अलावा अगर हम कोई और शब्द देखें तो जैसे कि हम देखते हैं स्वर्ण। स्वर्ण शब्द था हमारा, उसमें ऊ का आगम हो गया है और बन गया है क्या? स्वर्ण। ऐसे ही पृथ्वी से पृथ्वी, आदि, मध्य स्वरागम, ये सब क्या है हमारा? मध्य में इनका आगम हो गया है, इसलिए ये मध्य स्वरागम या फिर स्वर भक्ति के उदाहरण है। और क्या है? ओष्ठ से होठ। देखिए क्या था हमारा? ओष्ठ, और हो गया क्या है? होठ। श्राप से श्राप, वधु से वधूटी आदि क्रमशः ये क्या है हमारे? मध्य अंत में व्यंजन के आगम के उदाहरण हैं। ये हमारा पहला क्या हो गया है? ध्वनि परिवर्तन की दिशा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लोप। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, क्या है? लोप। लोप मतलब लोप हो जाना, मीन्स अगर हम हिंदी में कहें गायब हो जाना कहीं से। आगम के विपरीत हमने पढ़ा आगम आ जाना। आगम के विपरीत किसी शब्द के आदि, मध्य या अंत में पहले से विद्यमान ध्वनि का बाद में लुप्त हो जाना लोप कहलाता है। तात्पर्य, पहले तो था वो शब्द, स्वर भी, व्यंजन, कुछ भी वो पहले था, बट बाद में क्या हुआ? उसका लोप हो गया, तो वो क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए स्नेह। स्नेह में से हमारा स का लोप हो गया, तो क्या बचा? नेह। अभ्यंतर से भीतर, आदि स्वर लोप है। आदि मतलब इनमें से स्टार्टिंग का जो शब्द था, व्यंजन था, वो स्वर या फिर जो व्यंजन था वो हट गया है। तो जहाँ पर यहाँ जैसे कि जनता से जनता हो जाना, यहाँ पे देखिए यहाँ पर न पूर्ण रूप से था हमारा, यहाँ पर न हमारा क्या हो गया है? आधा हो गया है, ह्रस्व हो गया है। मध्य स्वर लोप है। और दूरवा से दूब, भगिनी से बहन, अत्यंत अंत्य स्वर लोप है। सूची में सूची से सुई तथा भंडार गृह से भंडार मध्य व्यंजन लोप के उदाहरण है। आप इन सब के उदाहरण को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपसे उदाहरण में ही पूछेंगे कि यहाँ पर किसका लोप हुआ है। क्या यहाँ पर मध्य स्वर लोप हुआ है या फिर आदि या अंत, किस चीज़ का लोप हुआ है? तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आती है हमारी थर्ड है विपर्य। विपर्य से क्या तात्पर्य है? जब किसी शब्द में ना तो ध्वनि का आगम होता है और ना ही लोप होता है, मतलब ना तो कुछ आया और ना कुछ गया, अपितु शब्द में विद्यमान ध्वनियाँ आपस में ही मतलब परस्पर ही स्थान बदल लेती हैं, तो वह विपर्य कहलाता है। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, उदाहरण देखकर समझ जाएंगे। उदाहरण देखिए जैसे कि मतलब से मतबल। हो गया गलती, इन्होंने क्या किया? हमारा स्थान परिवर्तन हो गया है, ब हमारा ल के स्थान पर आ गया और ल ब के स्थान पर चला गया। ना तो यहाँ पर आगम हुआ है, कोई भी ध्वनि या स्वर आया नहीं है, और ना ही यहाँ पर लोप हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या चीज़ हो गई है? विपर्य हुआ है, अर्थात वो दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है उन्होंने, तो मतलब से मतबल। ऐसे ही सुसुर से सुसर। समझ रहे हैं आप? देखिए दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया है, यही हमारा क्या कहलाता है? विपर्य कहलाता है। पागल से पगला, लखनऊ से नखलऊ,
ये हमारे क्या है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं। याद रखिएगा, उदाहरण देकर भी वो आपको उससे पूछ सकते हैं कि लखनऊ से नकलऊ जो हुआ है वो कौन से उसके कारण हुआ है, आगम, विपर्य या फिर लोप, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है किसकी कारण ये हमारा ध्वनि परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ आता है हमारा समीकरण। समीकरण क्या होता है, जब शब्द में साथ साथ विद्यमान दो भिन्न भिन्न ध्वनियों में से एक अधिक शक्तिशाली होने के कारण दूसरी को अपने समान बना लेती है। अभी नहीं समझ में आया होगा, समझ में आएगा। देखिए, जब हमारे दो शब्द हैं, जहाँ पर शब्द में विद्यमान जो दो भिन्न ध्वनियाँ हैं, दो शब्द नहीं, शब्द एक है लेकिन उसकी ध्वनियाँ दो हैं, और उन दो में से एक शक्तिशाली है और वो जो दूसरे वाली है उसको भी अपने जैसा बना ले, तो क्या होता है, हमारा समीकरण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझेंगे आप। जैसे कि संस्कृत का अगिन से प्राकृत आग तथा वलकल से बलकल, यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, वलकल। वलकल वस्त्र होते हैं हमारे, जो उसमें पहनते हैं, वन में जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो पहनते हैं, उनको क्या कहते हैं, वलकल वस्त्र। तो यहाँ पर वलकल से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्या क था वो उसकी ध्वनि अधिक शक्तिशाली थी, तो उसने जो ल है यहाँ पर हमारा ह्रस्व ल था उसको भी अपने समान बना लिया, अर्थात उन्हें क्या कर लिया, वक्कल, वक्कल आदि। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इन्होंने समीकरण हुआ है कि उसने उसको भी अपने समान बना लिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, अग्नि, यहाँ पर ई था और ग था, यहाँ पर जो प्रभावी था वो क्या हो गया, अ हो गया। आग, वो पूर्ण रूप से ग हमारा शक्तिशाली हुआ और वो पूर्ण रूप से बन गया न और ई लोप हो गए, तो क्या बन गया हमारा, आग। ये हमारा क्या है, समीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर पर विषमीकरण। ये उसका विपरीत होगा। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान कर्मशः याद करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। समीकरण के विपरीत, जब शब्द में साथ साथ आने वाली दो ध्वनियाँ असमान हो जाती हैं, वहाँ पर क्या था, समान हो गई, यहाँ पर क्या होगा, असमान हो जाती है, तब उसे ध्वनियों का विषमीकरण होना कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, कंगन, कंगन से क्या हुआ, कंगन। देखिए यहाँ पर दो समान थी, क और क, परंतु क्या हो गई, असमान हो गई, क और ग। समझ गए। इसी प्रकार स्वर व्यंजन तथा पुरोगामी, पुरोगामी जो पहले आए हैं, पश्चगामी जो बाद में आए हैं, भेद से यह 2 गुना 2 = 4 प्रकार का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारी ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में क्या आता है, मात्रा भेद। मात्रा भेद क्या है, मात्रा भेद को समझते हैं। जब शब्दों में विद्यमान कोई ह्रस्व मात्रा बाद में दीर्घ या फिर दीर्घ मात्रा बाद में ह्रस्व हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मात्रा भेद। समझ गए होंगे आप। पहले कोई मात्रा छोटी थी वो बाद में बड़ी हो गई, या फिर पहले वो बड़ी थी बाद में छोटी हो गई, तो वो हमारी क्या है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, संस्कृत में पुत्र हिंदी में जाकर क्या हो गया, पूत, है ना। पुत्र पे छोटे ऊ की मात्रा होती है और पूत पे बड़े ऊ की मात्रा होती है। पहले यहाँ पर ह्रस्व ऊ था, बाद में दीर्घ ऊ हो गया, तो यहाँ पर क्या है, हमारा मात्रा भेद है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सघोषीकरण। सघोषीकरण क्या है, सघोषीकरण से क्या कहने का तात्पर्य है, जब शब्द में विद्यमान कोई अघोष ध्वनि बाद में सघोष हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सघोषीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि शकुन, शकुन से हो गया हमारा शगुन, शगुन से, या फिर शाक से साग आदि जो है हमारी, वो वहाँ पर अघोष जो ध्वनियाँ थी वो सघोष में परिवर्तन हो गई हैं, ये हमारा क्या है, सघोषीकरण कहलाता है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा अघोषीकरण। ये इसके बिल्कुल विपरीत होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो सघोष ध्वनियाँ हैं वो बाद में क्या हो गई, अघोष हो गई, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी अघोषीकरण कहलाता है। पढ़ते हैं, देखिए, सघोषकरण के विपरीत, जब शब्द में पहले से विद्यमान कोई सघोष ध्वनि अघोष ध्वनि हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अघोषीकरण कहते हैं। जैसे कि फारसी मदद से मदद हो जाना, यहाँ पर द से त हो गया, अघोष से हमारा सघोष हो गया, सघोष से हमारा अघोष हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अघोषीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा 9th है ध्वनि परिवर्तन की दिशा। 9th में क्या कह रहे हैं, 9th है हमारा महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण क्या होता है,
आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे घोष, अघोष, सघोष और क्या महाप्राण, अल्प प्राण, ये सब वहीं से चल रहे हैं। महाप्राण क्या होता है? जब शब्द में विद्यमान कोई अल्प प्राण ध्वनि जो अल्प प्राण है और बाद में महाप्राण हो जाए, जैसे कि संस्कृत में ग्रह है, ग्रह से क्या हुआ हमारे हिंदी में घर हो गया, परशु से फारसा हो गया, वेश से भेष हो गया, तो ये सब क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जब हिंदी में परिवर्तित हुए हैं शब्द, तो वो क्या हो गए हैं, अल्प प्राण ध्वनि से बाद में वो महाप्राण ध्वनि में परिवर्तित हो गए हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, महाप्राणीकरण कहलाता है। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। ओके, अच्छा होगा अगर आप पहले ये पढ़ लें अच्छे से कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, अघोष कौन है और सघोष कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राणीकरण क्या होता है? महाप्राण के विपरीत, जो महाप्राण के विपरीत हो जाएगा, अर्थात महाप्राण के विपरीत क्या है, जैसे कि महाप्राण में क्या था कि अल्प प्राण ध्वनि बाद में महाप्राण हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, महाप्राणीकरण। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, जब कोई महाप्राण ध्वनि बाद में अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राणीकरण कहलाएगा। जैसे कि सिंधु से हमारा हिंदू हो जाना, भगिनी से बहिन हो जाना, ये सब हमारे क्या है, ध्वनि परिवर्तन दिशा के दिशा हैं। ऊष्मीकरण, ऊष्मीकरण क्या होता है, जो ध्वनि पहले ऊष्म नहीं थी किंतु बाद में ऊष्म हो जाए, जैसे केंतुम वर्ग की भाषाओं की क ध्वनि शतम वर्ग की भाषाओं में श या फिर स हो गई हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीकरण कहते हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो का, चाहे तो आप एक बार जाकर के देख सकते हैं कि कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन ऊष्म है और कौन सऊष्म है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। लेकिन आपको इनके हेडिंग भी अच्छे से याद रखने हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आप याद रखें कि इसका महाप्राण का अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण का महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको डायरेक्ट 4 वो भी दे सकते हैं नाम कि आप बताइए इनमें से कौन सी ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुनासिकीकरण। अनुनासिकीकरण क्या होता है, जो ध्वनियाँ पहले अनुनासिक नहीं है परंतु बाद में अनुनासिक हो जाएं, जैसे संस्कृत सर्प से सांप, श्वास से सांस और अश्रु से आंसू, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनुनासिकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संधि। संधि तो आप सबको पता होगा संधि क्या होती है। देखिए, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं अर्थात संधि रहित ध्वनियों में संधि हो जाए, वहाँ पर संधि होने की कोई आवश्यकता नहीं थी बट वहाँ पर संधि हो जाए, जैसे कि बैन से बैन। इसी प्रकार जो दो शब्द एक दूसरे के बाद उच्चारित होते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम तथा द्वितीय शब्द की आदिम ध्वनियों में से भी संधि हो जाती है, जैसे रमा प्लस ईशः रमेश आदि। तो ये हमारा क्या है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का एक हेडिंग है, क्या, संधि। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और अंतिम है हमारा भ्रामक व्युत्पत्ति। भ्रामक व्युत्पत्ति से क्या तात्पर्य है, देखे जाए तो हमारे पूरे कितने थे, 14 हेडिंग्स थे और 14 कोई हार्ड नहीं है। महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, सघोषीकरण, अघोषीकरण, सब ऐसे ही चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अज्ञानवश किसी अन्य भाषा के शब्द को अपनी भाषा में मनमाने ढंग से गढ़ते हुए उनमें अपनी भाषा की ध्वनियों का प्रयोग करना। कैसे समझ रहे हैं आप, देखिए, अज्ञानवश, हमारे पास ज्ञान, उचित ज्ञान नहीं है बट हम दूसरे की भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी करके, तो वो क्या कहलाता है, हमारा भ्रामक व्युत्पत्ति कहलाता है। उदाहरण देखिए, अरबी में होता है इंतकाल से हिंदी में आ गया अंतकाल, ये है हमारा अंतकाल, ठीक है। हमारा अरबी शब्द था इंतकाल और हिंदी में क्या कर लिया है उसको, अंतकाल। अंग्रेजी के लाइब्रेरी से रायबरेली और अंग्रेजी के लॉर्ड से हिंदी का लाट आदि। संक्षेप में ध्वनि परिवर्तन की उपयुक्त 14 दिशाएं हैं। यद्यपि इनकी संख्याएं निश्चित करना कठिन है तथापि अभी तक भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हीं दिशाओं का उल्लेख प्राय किया है। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट सेशन में निसंकोच लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन, आप बताएंगे कि जो हमारा ध्वनि नियम में ग्रिम नियम है उसके जो प्रवर्तक है या फिर उसको बनाया किसने है। ओके, चलिए फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ध्वनि नियम के बारे में बात करेंगे। अपना ध्यान रखिए।
अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।